Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पिछले टॉपिक से बिल्कुल हटकर है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक। मतलब कि हम स्टैटिस्टिक को अब शुरू करने जा रहे हैं और हमारी जो वीडियो सीरीज है वो आपको स्टैटिस्टिक नाम से मिल जाएगी। आपका जो ये स्टैटिस्टिक है वो सिर्फ +1 +2 में काम नहीं आता। आगे हम अगर आप बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो या फिर अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी आपको अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक पढ़ना होता है। बीए, एमए तो हर एक सब्जेक्ट में अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो आपको स्टैटिस्टिक करना पड़ता है। तो हम वही करने जा रहे हैं जो स्टैटिस्टिक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो सीरीज में जरूर जाकर देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं और भी बहुत सी वीडियोस को आने वाले टाइम में अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आगे अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक की। तो स्टैटिस्टिक जो है वो इकोनॉमिक्स में है। स्टैटिस्टिक का जो हमारा कंसेप्ट है वो इकोनॉमिक्स से आया है। अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें हमें स्टैटिस्टिक एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, तो हमें स्टैटिस्टिक को भी पढ़ना पड़ता है। इसीलिए जो है हम करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक की इकोनॉमिक्स में। तो मेन आज का हमारा क्वेश्चन यही होगा। हम इकोनॉमिक्स के बारे में भी जानेंगे और स्टैटिस्टिक का भी कुछ हम बिल्कुल ही शुरुआत से लेके चलेंगे, बिल्कुल इनिशियल से लेके चलेंगे, तो हम क्या है अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स से कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन बिहेवियर कैसे, इसको ये चीज़ें हमारी स्टैट में आती हैं और रियल लाइफ में देखें तो ये रियल लाइफ में भी होती हैं। रियल लाइफ में कैसे होती है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमारी प्राइस बढ़ जाए, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से हम क्या कहेंगे, ये चीज़ तो महंगी होगी, और महंगी चीज़ को हम कहेंगे कि चलो हम इसको कम खरीदते हैं। इसलिए जो क्वांटिटी होती है या जिसे हम डिमांड बोलते हैं तो वो कम हो जाती है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। फिर उसके बाद बात करें, अगर प्राइस कम हो जाता है, कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम कहते हैं कि हम इस चीज़ को और ज़्यादा खरीदें। सस्ती चीज़ है, सस्ती चीज़ों पे लोग जाते हैं तो वही चीज़ कहते हैं कि क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है, मतलब कि डिमांड बढ़ जाती है। तो यही कहने का मतलब है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम कर देते हैं हम लोग, और प्राइस के कम होने से हम डिमांड को बढ़ा देते हैं या क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बिहेवियर है कि प्राइस मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो हमारा बिहेव किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से टेंड्स हो रहा है। तो वही होता है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब हम लोगों का बिहेवियर। वो ये तो था एक कंज्यूमर के बिहाफ से कि कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाता है या कम करता है। फिर हम बात करते हैं एक सप्लाई। सप्लाई कौन करता है, जो प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर को अगर प्राइस मार्केट में बढ़ जाए या कम हो जाए तो प्रोड्यूसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा या कम करेगा। अब देखो, प्रोड्यूसर जो होता है वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होगा, जब प्राइस ज़्यादा होंगे। प्राइस ज़्यादा होंगे तो उसके जो अमाउंट होगा, कॉस्ट तो देखो उसको उतनी ही आई है जितनी उसको एक प्रोडक्ट में आएगी। अगर प्राइस ज़्यादा होगा वो चाहेगा कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बिक जाए, इसलिए वो क्या है सप्लाई को बढ़ा देता है, या हम बोलें कि क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस कम हो गया है तो प्राइस जब कम होगा तो सप्लायर सोचेगा कि बहुत कम प्राइस में मैं अपने प्रोडक्ट को क्यों बेचूं, तो इस वजह से वो सप्लाई को कम कर देता है। देखो अब इस चीज़ में क्या चीज़ है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हुई है, तो ये देखो प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी कम हुई है। नेगेटिव रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ रही है और एक कम हो रही है। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जो प्राइस और डिमांड होता है इसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव स्लोप में जाता है। नेगेटिव स्लोप मीन्स टू, हमारा जो ये है 0 है, यहाँ पर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा जाएगा इस स्लोप में। ये हमारी डी है, यहाँ पर हमारा प्राइस आता है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आती है नीचे। अब देखो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, हमारा प्राइस था इतना, प्राइस इतना था, क्वांटिटी हमारी इतनी थी, मतलब हम डिमांड कर रहे थे इतनी। प्राइस बाय चांस कम हो गया, प्राइस आ गया इस लेवल पे, इस लेवल पे प्राइस आ गया तो इफेक्ट देखो, मैंने कहा कि प्राइस के कम होते ही डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। प्राइस कम हो गया लेकिन डिमांड इससे शिफ्ट हो गई, इतनी हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। तो ये इसी को शो करता है कि प्राइस के कम होने से, प्राइस P पहले यहाँ पे था, P1 यहाँ शिफ्ट हो गया। प्राइस के कम होने से अगर हमारी क्वांटिटी Q1 से Q2 की तरफ शिफ्ट हो जाती है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो यही हमारा क्या बोलता है, प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप, और यही इसका हमारा एक चार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर हम हमारे जो सप्लाई एंड प्राइस की, तो इसको देखो कैसे हम शो करेंगे। इसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव वे में जाता है। पॉजिटिव वे में कैसे जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर O, Y, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हमारा प्राइस
और यहाँ पर क्वांटिटी। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो सप्लाई की क्वांटिटी है, ऊपर जो क्वांटिटी थी वो डिमांड की क्वांटिटी थी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारा प्राइस P1 Q1 प्राइस। अब प्राइस के बढ़ने से हमारा क्या होगा, जो क्वांटिटी होगी वो भी हमारी बढ़ जाती है, P1 एंड Q2। देखो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, तो प्राइस ऊपर गया है तो सप्लाई भी उतनी ही आगे बढ़ गई है। तो इसे हम बोलते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है, हम बात कर रहे थे बिहेवियर की कि किस तरीके से हम बिहेवियर को शो करते हैं। ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, इनको अगर आप याद रखना चाहो तो इनफ है, अगर आप नहीं याद करना चाहो तो भी ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें अभी आप शुरुआत में हो, आपको नहीं समझ आई, या अगर आपको समझ आ भी गई है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें क्या बात करनी है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि डिमांड को सप्लाई के साथ, प्राइस को डिमांड के साथ, प्राइस को सप्लाई के साथ। तो अब वही चीज़ है कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की एक साइंस है। मतलब कि ह्यूमन अपने को किस तरीके से अपने आप को हैंडल करता है, प्राइस के बढ़ने पर वो डिमांड बढ़ाएगा या कम करेगा, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ह्यूमन के बिहेवियर पे डिपेंड होती हैं, और इसी को हम बोलते हैं कि एक साइंस है। तो आगे इसकी डेफिनेशन आगे ये चलेगी, क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज। अब ये स्कार रिसोर्सेज क्या होता है, आप लोग 10th तक पढ़ के आए हो, आप लोगों ने सुना होगा हमारे जो संसाधन है, साधन है, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो इसी स्कार का मतलब है लिमिटेड होना, कमी होना। किस चीज़ की, किन चीज़ की, जो रिसोर्सेज है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑयल्स हैं या कुछ ऐसे मिनरल पदार्थ हैं, बहुत से ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत कम है। हम कहते हैं ना कि आने वाले टाइम में ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्यों ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और उसका एलोकेशन हमें बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है कि हमें किस तरीके से एलोकेशन करना है, किसका, स्कार रिसोर्सेज का। जो हमारे पास बहुत ही दुर्लभ संसाधन है, जिनकी कमी है, उनका हमें एलोकेशन अच्छे से करना आना चाहिए। और किस तरीके से एलोकेशन हमें करना है, हमें एलोकेशन करना है इन सच अ मैनर, किस मैनर से, दैट द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सोसाइटी। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं, देखो अब जो हमारी मार्केट होती है, मार्केट में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, 3 तरह के पर्सन्स होते हैं। द फर्स्ट इज द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग कुछ भी कंज्यूम करते हैं, हम कुछ भी चीज़ यूज़ करते हैं। कंज्यूमर मतलब कि जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। उसके बाद बात आती है जो प्रोड्यूसर, अ पर्सन प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर एक वो पर्सन होता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, मतलब कि रॉ मटेरियल से वो फिनिश्ड गुड्स की तरफ हमारी जो चीज़ें हैं उनको बना रहा है, मतलब कन्वर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। थर्ड जो पर्सन आते हैं वो आते हैं सोसाइटी, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी होती है, हमारा जो समाज होता है वो। अब जो कंज्यूमर है वो ये चाहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से यूज़ हों कि एक पर्सन, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो उस पर्सन को, ये चीज़ चाहता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो। प्रोड्यूसर जो भी बनाएगा गुड्स उसको यही चाहिए कि मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फिर सोसाइटी, सोसाइटी हमेशा एक सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है कि हम समाज के लोग हैं, हमारा वेलफेयर होना चाहिए, हमारे लिए अच्छे अच्छे काम होने चाहिए, तो सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो ये मार्केट के लोग हैं तीनों, वो कौन कौन से हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सोसाइटी। ये कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, और सोसाइटी क्या चाहता है कि उसका मैक्सिमाइज हो जाए सोशल वेलफेयर। तो ये था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। आप लोगों को बहुत बड़ी लगी होगी, लगभग 8-9 मिनट हो गए हैं मेरे को समझाते को, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है। इसको पढ़ के देखते हैं हम दोबारा से। क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर की वो साइंस है, इकोनॉमिक्स को बोला गया इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की वो साइंस है जो कंसर्न है, मतलब जो रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज, मतलब कि हमें एलोकेशन करना है, बंटवारा करना है उन रिसोर्सेज का जो लिमिटेड है, इन सच अ मैनर, और इस तरीके से हमें उन्हें एलोकेशन करना है कि कंज्यूमर को बहुत अच्छे से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, प्रोड्यूसर को बहुत अच्छे से उसे प्रॉफिट मिल जाए, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, और सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर मिल जाए। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। ये था हमारे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स क्या कहता है। अब इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है। अब कंज्यूमर में आप बोलोगे कि चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि कस्टमर और कंज्यूमर में कोई फ़र्क होता है। ठीक है, कस्टमर और कंज्यूमर में कोई फ़र्क होता है। आप लोग, कई लोग बोलोगे कि नहीं जी कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन कई लोगों को फ़र्क पता भी होगा। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क होता है। कस्टमर एक वो पर्सन होता है जो उस चीज़ को बाय कर रहा है,
या फिर परचेज कर रहा है। एक वो पर्सन जो उस चीज़ को खरीद रहा है वो होता है कंज्यूमर, लेकिन एक पर्सन होता है जो कंज्यूमर होता है, उस वो पर्सन होता है जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, मार्केट में जाके आपने एक टॉप खरीदा या आपने एक शर्ट खरीदी, अकॉर्डिंग टू यू आर अ बॉय और अ गर्ल, जो भी आप सुन रहे हो। अगर आप लड़के हो, आप सोच लो कि आप एक शर्ट खरीदने गए हो और उस चीज़ को खरीद भी खुद रहे हो, परचेज भी खुद कर रहे हो और उसको यूज़ भी खुद कर रहे हो, तो आप उस सिचुएशन में परचेजर भी हो और आप यूज़र भी हो। तो इस चीज़ से आप कस्टमर भी हो और आप कंज्यूमर भी हो। अगर आप एक लड़की हो तो आप टॉप समझ लीजिए, टॉप को खरीदने गए हो, आपने खरीदा है, उसको खुद पहन रहे हो, आपने किसी को गिफ्ट नहीं दिया या किसी और के लिए नहीं लाए हो, आप खुद खरीद रहे हो और खुद ही पहन रहे हो उसे, तो वो उस सिचुएशन में आप कस्टमर भी हो और आप कंज्यूमर भी हो। सेकंड एक हमारा एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल आप वही मार्केट गए, मार्केट में जाके आपने एक चीज़ खरीदी, कोई भी एक चीज़ खरीद ली, आपने गिफ्ट चीज़ खरीदी है, आपके फ्रेंड का बर्थडे है तो आप उसको ये गिफ्ट देना चाहते हो, तो आपने खरीदा है, जो खरीदेगा, जैसे आपने खरीदी तो आप जो बायर हो उसे हम बोलेंगे कस्टमर। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, कस्टमर बनने के बाद आपने वो जो गिफ्ट था अपनी फ्रेंड को दे दिया, आपने उसे अपनी फ्रेंड को दे दिया। अब जो वो फ्रेंड है उसने यूज़ किया है, उसने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, जो भी आपने उसे गिफ्ट दिया, अपना टॉप था, कोई भी चीज़ थी, तो उसने यूज़ किया है, तो यूज़ करने वाला बन जाता है कंज्यूमर। ठीक है, मे बी आपके अंदर कंज्यूमर और कस्टमर की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। कस्टमर कौन होता है, वो पर्सन जो परचेज करता है गुड्स को, और प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कस्टमर वो पर्सन होता है जो उस चीज़ को खरीदता है, और कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो उस चीज़ को यूज़ करता है। ठीक है, और अब बात सिर्फ कंज्यूमर की, सिर्फ गुड्स को खरीदने की नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज की है। ठीक है, आप कोई भी सर्विसेज या गुड्स दोनों में से कुछ भी खरीदते हो तो आप कस्टमर की कैटेगरी में आ जाते हो। अगर आप उसमें से कोई भी चीज़ मतलब यूज़ कर रहे हो, खरीदी नहीं है आपने, तो कंज्यूमर आ जाते हो। अगर आप खरीद भी रहे हो और उसे यूज़ भी कर रहे हो तो आप कस्टमर और कंज्यूमर दोनों ही आ जाते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है, क्या होती है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक कंज्यूमर है वो यही चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट उसने खरीदा है, जितने भी उसने पैसे पे किए हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदा है, तो उसे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये एक डेफिनेशन हो जाती है कंज्यूमर की। क्या कहते हैं कि अ कंज्यूमर इज वन, कंज्यूमर वो है, वो व्यक्ति है हु कंज्यूम, मतलब कि जो यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, मतलब जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है, उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर। अब का हमारा कंज्यूमर हुआ क्लियर। सेकेंड बात आती है कस्टमर, कस्टमर हो चुका है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर एक वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, आपको पता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि कोई भी सर्विसेज देना। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब प्रोड्यूस वर्ड का मतलब क्या है, प्रोड्यूस वर्ड का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल लाए, हमने बहुत सारी उसमें प्रोसेसेस की, ऐसे प्रोसेस फिर प्रोसेस फिर प्रोसेस, तो प्रोसेस करते करते एंड में वो गुड एक फिनिश्ड गुड्स में बन गया और वो मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। अब रॉ मटेरियल को तो बेचा नहीं जा सकता, फिनिश्ड गुड्स बिकने के लिए तैयार है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोड्यूसर वो पर्सन जो इस प्रोसेस को कर रहा है, वो एक पर्सन जो हो गया वो हो गया प्रोड्यूसर। अब इसमें प्रोड्यूसर में सिर्फ गुड्स आएंगी तो नहीं, इसमें सर्विसेज भी आएंगी, गुड्स भी और सर्विसेज भी। प्रोड्यूस करना आएगा कि प्रोड्यूस करना है। अब इसमें देखो, ऊपर हमने कंज्यूमर में क्या किया था कि उसे क्या चाहिए होती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। अब प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम इनकम चाहिए, या हम बोल सकते हैं उसे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है, तो उसे क्या चाहिए, मैक्सिमम इनकम चाहिए या प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो वो हुआ हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की कैटेगरी में एक वो पर्सन आता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहा है, साथ में साथ ना मैंने आपको बोला कि यहाँ पर वो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। एक सेकेंड इसकी एक और वर्ड आ जाता है इसमें, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस तो कर ही रहा है, लेकिन अगर उसे वो सेल भी करता है तो भी वो प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है, जो हमारा टर्म है वो है कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन इज द प्रोसेस, कंजप्शन एक प्रोसेस है जिससे हम डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन लेते हैं ऑफ आवर वांट्स। देखो, हमने कंज्यूम की चीजें, कंज्यूमर वो पर्सन जो कंज्यूम करता है, कंजप्शन मतलब वो प्रोसेस जिससे हम क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेते हैं, यूटिल्स लेते हैं। तो सीधा सा
कंज्यूमर को डिफाइन कर चुके हैं, बस कंज्यूमर जो काम कर रहा है, जो भी प्रोसेसेस कर रहे हैं वो कंजप्शन के अंदर आती है, ठीक है, कंज्यूमर से ही कंजप्शन वर्ड बना है। सेकंड बात हम करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? देखो, प्रोड्यूसर मतलब वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, वो होता है प्रोड्यूसर। अब प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन होगा द प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स की तरफ जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है, क्या है? सेविंग। सेविंग क्या होती है? सेविंग देखो नॉर्मल सी बात है, आपके फादर ने आपको कहा कि ये लो 100 रुपये, जाकर आप मार्केट से कुछ भी लेके आना, ये प्रोडक्ट लेके आना जो कि 60 रुपीज़ का मिलेगा। आपको 100 का रुपये का नोट मिला है, 60 रुपीज़ का आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपने क्या किया, लेकिन आपके फादर ने आपको कहा कि ये 100 के 100 तेरे ही हैं पैसे, तो आपने क्या किया, मार्केट गए, आपने 60 रुपये की वो चीज़ खरीदी और जो 40 थे उसे अपनी जेब में डाल लिया, तो ये आपकी सेविंग्स हैं, आपने सेव किए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लगाएं एक वो पर्सन जो इनकम जनरेट कर रहा है, इसको आप लगा लो कि आपने 100 रुपीज़ इनकम जनरेट की है। फॉर एग्जांपल आप एक दिन काम पे गए, आपने 100 रुपीज़ क्या है कमाए एक दिन में, वैसे बहुत कम है, 400 लगा लीजिए, तो 400 कमाए, आपने 360 रुपये आपने कंज्यूम कर दिए। कंज्यूम मतलब कि आपने खर्च कर दिए, कंजप्शन कर दी। कंज्यूम अपन ने किया ना कंजप्शन, कंजप्शन क्या, आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिया, आपने खर्चा कर लिया, एक्सपेंडिचर कर लिया। तो जब एक्सपेंडिचर कर लिया तो जितने भी रुपीज़ आपके बचे तो वो हुए आपकी सेविंग्स। या हम बोले कि जो सेविंग्स का एक फॉर्मूला होता है, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। इनकम को यहाँ डिनोट किया जाता है वाई से और कंजप्शन को सी से। एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, मतलब कि सेविंग वो चीज़ होती है अगर आप अपनी इनकम में से अगर अपना कंजप्शन या फिर एक्सपेंडिचर जिसे हम बोल सकते हैं उसको माइनस कर दो तो आपकी सेविंग्स बच जाती है। वाई इंडिकेटेड होता है फॉर द इनकम एंड सी इज इंडिकेटेड फॉर द कंजप्शन, और वी कैन से दैट एक्सपेंसिस, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारा सेविंग्स। सेविंग्स वो हमारी इनकम का पार्ट होता है जो कि कंज्यूम नहीं किया है, कंज्यूम मतलब खर्च नहीं किया है, तो वो हमारा हो गया सेविंग। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मीन्स कि हमने अपने अमाउंट को, हमने अपने पैसे को किसी जगह में इन्वेस्ट किया है। आप लोगों ने सुना होगा किसी के मुंह से कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्वेस्टमेंट जनरली होती है कि किसी भी एसेट्स में कर सकते हैं, हम एसेट्स में कर सकते हैं, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ भी खरीद सकते हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट होती है जैसे कि हमने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, हमारे जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो इनमें भी हम क्या है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से हमें क्या है रिटर्न मिलती है। रिटर्न लाइक टू हमें मिलता है, डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, ठीक। मतलब कि उन चीज़ों में हमें क्या है इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें रिटर्न मिले, जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा हो, जहाँ से हमें इंटरेस्ट रेट मिले, तो वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हम लगा लें कि एक प्रोड्यूसर है, हम इकोनॉमिक्स के वे से बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में अगर देखो कि एक प्रोड्यूसर है, उसने अपनी ना एक फर्म ओपन करनी, तो फर्म जब ओपन करनी थी तो उसने क्या किया, यहाँ पर अपने एक इन्वेस्टमेंट की, उसने एसेट्स खरीदी, बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग भी दो तरीके से हो सकती है, या तो वो रेंट पे खरीद सकता है या फिर वो खुद की ले सकता है। खुद की लेगा तो उसने इन्वेस्टमेंट की है, एक बार पैसा लगा दिया, उसको पूरी लाइफ उस बिल्डिंग पे कुछ पेमेंट नहीं करनी। हाँ, कुछ खर्चे होंगी जैसे रिपेयरमेंट वगैरह उसे करवानी पड़ेगी, तो उस चीज़ के खर्चे अलग बात है, लेकिन उसकी बिल्डिंग तो बिल्डिंग बन गई ना। जो रेंट पे करेगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि रेंट उसका एक रेंटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी हैं, एसेट खरीदी है, एक बार खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली, मशीनरी खरीदने के बाद उसे जब तक वो मशीनरी खराब नहीं होती तब तक वो उस मशीनरी से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट वो चीज़, उन चीज़ों में अपने पैसे को लगाना जहाँ से हमें क्या है इनकम जनरेट होती है, जहाँ से हमें पैसा जनरेट होता है, रिटर्न्स मिलती हैं, तो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम रिलेट करते हैं, ये वो एक्टिविटी है जिसका रिलेशन होता है स्कार मीन्स से, या हम जो स्कार रिसोर्सेज पहले पढ़ के आए हैं उनसे। स्कार रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मीन्स मतलब साधन, ठीक है, रिसोर्सेज मतलब संसाधन या साधन भी जिसे हम बोल सकते हैं। तो मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और यही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो रिलेट करती है स्कार मीन्स से, मतलब कि हमारे जो संसाधन है वो
बहुत लिमिटेड है, और जो ये संसाधन है, स्कार मीन्स है, ये रिलेट करती है हमारी वांट्स से। अब देखो वांट्स हमारी जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। एक अमीर से अमीर बंदा देख लो, वो भी ये बोलेगा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, और जब उसकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी वो बोलेगा अब मुझे ये खरीदना है, अब मुझे ये खरीदना है। ये रियल लाइफ में भी होता है। कोई भी आप लगा लीजिए, आप कोई भी हैं तो उसमें देखो आप लोगों को पहले कोई भी चीज़ खरीदनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक शर्ट खरीदनी है या टॉप खरीदना है, तो आप क्या करोगे, वो चीज़ खरीद लोगे। फिर दूसरा ट्रेंड में कोई चीज़ आएगी तो आप बोलोगे मुझे ये भी खरीदना है, तो आप ये भी खरीदोगे। फिर नेक्स्ट आपको जीन खरीदनी है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी आपकी इच्छाएं होती हैं, आपकी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड मतलब कि आपको ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास पैसा लगा लीजिए, तो पैसा आपके पास कितना है, बहुत कम है। तो यही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो अगर इसको सेकेंडली हमारी जो टर्म आती है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी यही कहती है कि हमारे पास कार रिसोर्सेज है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन हमारी क्या है, वांट्स बहुत अनलिमिटेड है। हम लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं, अनलिमिटेड वांट्स है, स्कार रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब हम इसको सेटिस्फाई कैसे करें, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम इतने कम रिसोर्सेज में से इतनी इच्छाएं पूरी कैसे करें। तो ये हमारी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल क्या है कि एक मिल्क है, एक फैमिली है, 2 kg मिल्क पर डे मतलब लेती है, खर्चा करती है 2 kg मिल्क पे। तो 2 kg मिल्क आता है, 2 किलो दूध आता है घर पे। उसमें से देखो जो घर पे जो एज्ड पर्सन है वो कहते हैं कि हमें टी बना के दो, छोटे बच्चे कहते हैं कि हमें मिल्क चाहिए, ठीक है। जो एज्ड मतलब थोड़ा लगा लो कि हमारे घर में कोई ऐसा पर्सन भी है जो कहता है कि मुझे तो इस जो दूध है इससे मुझे खीर बना के दो, ठीक है, खीर बना के दो। फिर एक पर्सन बोलता है कि मुझे तो इस चीज़ से कुछ और खाना है, जैसे मुझे पनीर की सब्जी खानी है तो पनीर बना के दो। तो मतलब कि हमारे जो रिसोर्सेज कितने हैं, वो सिर्फ 2 kg दूध है। लेकिन यहाँ पर कोई बोल रहा है कि मुझे चाय पीनी है, कोई कहता है मुझे दूध पीना है, कोई कहता है मुझे खीर खाना है, कोई कहता है मतलब कि मुझे पनीर खाना है, कोई खीर खाना है। तो मतलब अलग अलग चॉइसेस हैं लोगों की। तो इसी को बोलते हैं कि ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस। हम ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम विच इज कंसर्न विद द स्कार रिसोर्सेज विच हैव द अल्टरनेटिव यूजेस। इसके बहुत सारे यूजेस हैं एंड अ पर्सन हैव द अनलिमिटेड वांट्स। उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं एक पर्सन की, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अगर हमें पॉइंट्स बनाने हो तो कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे। सबसे फर्स्ट तो हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब कि हम क्या बनाएं। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि एक 2 किलो दूध से हम चाय भी बना सकते हैं, दूध भी पीना है बच्चों को, और दूध खीर भी खानी है, और पनीर भी खाना है, सब कुछ खाना है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि 2 किलो दूध में हम किस चॉइस को पूरा करें, किस चॉइस को पूरा करें। तो हम उस चॉइस को पूरा करेंगे जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, जो ज़्यादा है। जैसे बच्चों को दूध देना बहुत ज़रूरी है तो हम दूध को देंगे। फिर उसके बाद पनीर, खीर, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए बच्चों को दूध, या एज्ड पर्सन को टी, या जो भी हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंस रखती होगी चीज़, उस चीज़ को हम चूज़ करेंगे और ये प्रॉब्लम इस चीज़ से सॉल्व होगी, ठीक है। सेकेंड कहता है कि हमारे जो स्कारसिटी है, प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी, प्रॉब्लम ऑफ स्कारसिटी। अब स्कारसिटी क्या है, स्कारसिटी मतलब दुर्लभ चीज़ें, मतलब स्कार रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज हम जिसे बोल सकते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है। थर्ड प्रॉब्लम हमारी कैसी है कि जो ये स्कार रिसोर्सेज है, मतलब कि जो स्कारसिटी है उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। लाइक हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेटिव यूज। प्रॉब्लम ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि जो भी स्कार रिसोर्सेज पहले ही कम है लेकिन अल्टरनेटिव चॉइसेस हमारे पास बहुत है, अल्टरनेटिव यूजेस हमारे पास बहुत है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन कहाँ करें। जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में आ गया कि उसके यूजेस तो बहुत हैं, हम चॉइस किस तरफ करें, एलोकेशन बंटवारा कैसे करें कि हमें 2 किलो दूध में से 1 किलो दूध तो हमें बच्चों को देना है, 300 ग्राम हम लगा लो कि हमें 300 ग्राम हमें उसकी चाय बनानी है, फिर 700 ग्राम जो हमें बचा उसकी हमने क्या है खीर बना दी। तो इस तरीके से एलोकेशन किस तरीके से करें हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का, ये हमारा क्या है प्रॉब्लम आती है। तो ये 4 तरीके की प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं
हैं अंडर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये थी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो इकोनॉमिक के कंपोनेंट्स जिनमें से हम दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द फर्स्ट इज द कंजप्शन एंड सेकंड इज प्रोडक्शन। ठीक है, कंजप्शन वो प्रोसेस जिससे हम क्या है कंज्यूम करते हैं, जैसे एक कंज्यूमर होता है उसके बिहेवियर को देखा जाता है कि कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा या कम कंज्यूम करेगा, तो कंज्यूमर बिहेवियर को कंजप्शन के अंदर देखा जाता है। इसको भी हम डिटेल में करते हैं। और प्रोडक्शन में मतलब प्रोडक्शन देखा जाता है, एक पर्सन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं, वो हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है। प्रॉफिट जो निकलता है वो निकलता है हमारी रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। रिवेन्यू मतलब हमारी जो इनकम होती है उसमें से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या है प्रॉफिट निकलता है। ये प्रोडक्शन के अंदर आता है। डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि हमारे जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। द फर्स्ट इज द लेबर, लैंड, फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये 4 तरह के एक प्रोडक्शन होते हैं और इसके जो इनकम होती है उसको हमें डिवाइड करना होता है इन चारों में। तो इसको हम डिटेल में करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आता है कंजप्शन। कंजप्शन क्या कहता है कि कंज्यूम करना, जैसे कि कंज्यूमर है कंज्यूम करेगा, तो वही कहते हैं इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है जिसे हम कंज्यूमर बोलते हैं या बायर बोलते हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज खरीदता है और उसके साथ उसे क्या है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसीलिए वो खरीदता है, इसीलिए वो अपने पैसे लगाता है, क्योंकि उसे क्या है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है अपनी वांट्स की, जो भी उसकी इच्छाएं हैं उसकी। लेकिन एक जो कंज्यूमर होता है उसके पास लिमिटेड जो होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन अनलिमिटेड वांट्स होती है। अब उसी कंज्यूमर को चूज करना है, उसे सेलेक्ट करना है इन अल्टरनेटिव यूजेज में से। अब देखो उसके अल्टरनेटिव यूज भी हैं, अब उसे सेलेक्ट करना है उस अल्टरनेटिव जो यूजेज हैं उसमें से कोई बेस्ट जो उसे बेस्ट सेटिस्फेक्शन देता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है, उस चीज़ को यूज़ करना है। ये कंजप्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम कर चुके हैं। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। एक वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या सेल करता है, किस लिए? अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, बहुत बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट और इनकम को बढ़ाने के लिए ही एक जो प्रोड्यूसर होता है वो वर्क करता है, और इसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मेन इसमें कंपोनेंट लिया जाता है जो कि निकलता है आर माइनस सी, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। हमारी जितनी भी इनकम हुई उसमें से अगर हमारे एक्सपेंसेस कॉस्टिस को कम कर दिया जाएगा, हमारे खर्चों को निकाल दिया जाएगा, तो उस इनकम में से जो भी हमारा पार्ट माइनस करके बचेगा, इनकम में से अगर हम एक्सपेंस निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या है ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे कि कंजप्शन में हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो प्रोडक्शन में हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। और प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या कहता है? प्रोड्यूसर का बिहेवियर ये कहता है कि मैं अपना मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ अपना प्रॉफिट या फिर इनकम, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। डिस्ट्रीब्यूशन में देखो मैंने आपको 4 बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो लैंड होता है। लैंड आप समझते हो धरती, या हम बोल सकते हैं हमारे पास जो भी बिल्डिंग है उसकी बात हो रही है। उसके बाद बात आती है लेबर। लेबर मतलब अब एक बिल्डिंग है, लेबर अगर हम बिल्डिंग ही खरीद ले, प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ लोग तो चाहिए जो उस प्रोडक्शन को कैरी ऑन करेंगे, तो उसके लिए हमें लेबर्स चाहिए, उनको भी हमें पेमेंट देनी पड़ती है। लैंड भी अब फ्री में लैंड तो आएगी नहीं, या तो हम ओन लेंगे खुद की खरीदेंगे या फिर उसे रेंटल लेंगे, तो उस चीज़ में भी हमें क्या है अमाउंट पे करना पड़ता है। लेबर लेंगे, लेबर कोई भी काम करेगी, फ्री में काम नहीं करेगी, उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे। कैपिटल, कैपिटल मीन्स टू हमें कुछ मशीनरीज लेके आनी पड़ेंगी, हमें कुछ रॉ मटेरियल लेके आने पड़ेगा, हमें कुछ टूल एंड कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी जिससे हमारा क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से चले। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैपिटल पे भी बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वर्ड्स आपने कभी सुना है? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को नॉर्मली बोला जाता है ओनर ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस का ओनर। मोस्टली एंटरप्रेन्योर को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं एक और न्यू वीडियो सीरीज लेके आऊँगी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे होगी, जिसमें एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, इन तीनों टर्म्स को हम डीप में स्टडी करेंगे। इनके आगे क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या रिलेशंस है, सब कुछ हम आगे स्टडी करेंगे। हमारी जो अलग वीडियो सीरीज होगी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, या जिसे हम ईडी बोलते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर ओनर होता है एक बिजनेस का। ये वो पर्सन होता है जो अपने माइंड में सबसे फर्स्ट बार आइडिया लेके आया कि हम ये बिजनेस इस तरीके से कर सकते हैं। इनिशिएटिव लेता है जो ये एंटरप्रेन्योर होता है, इनोवेटिव होता है, न्यू आइडियाज़ लेके आता है और एक बिल्डिंग को इस्टेब्लिश करता है, तो ये एंटरप्रेन्योर होता है। अब एंटरप्रेन्योर जो ओनर है उसे भी कुछ चाहिए, वो फ्री में वर्क नहीं करेगा, कोई भी पर्सन है कुछ भी फ्री में नहीं होगा, तो इसको भी कुछ चाहिए, इसको चाहिए होता है प्रॉफिट।
ठीक है, हमने 4 चीज़ों की बात की, हमारे जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब देखो, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनको हम डीप में समझते हैं थोड़ा। अब लैंड, कोई भी बिजनेस में लैंड की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो उसमें देखो हम 2 तरीक़ों से ले सकते हैं। या तो हम ओन लेंगे तो वो कैपिटल में आ जाती है कि हम खुद की बिल्डिंग ले रहे हैं, खुद की ले रहे हैं तो हमें पैसा चाहिए। पैसा अगर हम लेंगे तो कहाँ से लेंगे? बैंक से लेंगे, और उस बैंक से लेने के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। या कोई भी ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है कि हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं अगर हम किसी से भी पैसे लेते हैं, ठीक है, कोई भी उधार पे लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद बात आती है ओन, तो चला गया यहाँ पर। अब रेंट की बात आती है, जो लैंड है उसको हम रेंट पे लेते हैं। रेंट पे लेंगे तो हमें क्या पे करना पड़ेगा? उसका रेंटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि लैंड के लिए हम जो पे करते हैं वो होता है हमारा रेंट। नेक्स्ट आता है लेबर हम मार्केट से लेंगे। अब मार्केट में जो लेबर होगा फ्री में वर्क तो करेगा नहीं। अब फ्री में वर्क नहीं करेगा तो उसे हम पैसे देंगे। अब क्या इसको दिया जाता है? जो लेबर्स होते हैं उन्हें हम वेजेस देते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑनर्स ऑफ द लैंड है, और ये हमारे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम जीडीपी में जितना भी इन्वॉल्वमेंट बोलें या हम कंट्रीब्यूशन बोलें तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलें, वो चीज़ें हैं। तो लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती है। अब कैपिटल, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, हमें हमें कुछ मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें फ्री में आएंगी? सो नहीं, फ्री में तो कोई भी नहीं देगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे। और एक एंटरप्रेन्योर के पास या बिजनेसमैन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना सारा खर्चा कर सके। तो इस चीज़ के क्या होता है कि वो कहीं से लोन लेता है। अब लोन फ्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा, हमें किसी से भी पैसा लेना होगा तो हमें क्या है, उस पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इस पे जो होता है कैपिटल में, वो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि हमारी जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है, हमारा जो बिजनेस है, उसकी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन जो कि बिजनेस को चलाता है, जो इनिशिएटिव लेता है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है, अपने सारे वर्क करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है। तो ये जो पर्सन होता है ये फ्री में वर्क करेगा? नहीं, ये ओनर है। जो एंटरप्रेन्योर है वो ओनर ऑफ द जो बिजनेस है वो है ओनर है। तो ओनर जो बिजनेस का होता है वो क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है। मतलब कि जितने भी हमारे पास पैसे आए उसको हमने खर्चा कर दिया रेंट पे करने में, वेजेस देने में, हमारे इंटरेस्ट देने में, या बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस को पेमेंट करने में। एट द एंड जो प्रॉफिट बचा वो किसका होगा? एंटरप्रेन्योर का होगा। तो ये होते हैं हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर हम प्रोडक्शन करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन्हें बोलते हैं ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं ये, ठीक है। और ये चीज़ें इन्हें देनी पड़ती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमारे कंपोनेंट्स ने हैं इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट ये देखो, हमने कर लिया क्या क्या, इकोनॉमिक्स का मीनिंग किया, उसमें हमने कंज्यूमर प्रोड्यूसर किया, कंजप्शन प्रोडक्शन किया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम किया। फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कर लिया जिसमें हमने कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तो ये था इकोनॉमिक्स। अब हमारी बात आती है स्टैटिस्टिक, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या बोलता है इन लेमैन लैंग्वेज? अगर हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात करें तो स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक इज अ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव क्या होता है? 2 तरीके के होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ये बंदा तो बहुत रिच है, ये बंदा पुअर है, ठीक है, ये बंदा बहुत ही स्मार्ट है, स्मार्ट बोल सकते हैं, या फिर वाइट इन कलर बोल सकते हैं, या फिर ये जो है वो ब्लैक इन कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम इस एक को बोलते हैं कि एक पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये बहुत ही डल है। तो इस तरीके से हम क्या है कुछ उनकी क्वालिटीज़ को लेके चलते हैं, वो होता है क्वालिटेटिव। लेकिन स्टैटिस्टिक में क्वालिटी का हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? क्वांटिटेटिव, नंबर्स, हम इसको बोलते हैं, नंबर्स की बात करेंगे। जैसे कि ये जो पर्सन है वो उससे 5 गुना सुंदर है, ये हमारी जो है ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। या हम बोले कि ये पर्सन उससे 5 गुना इंटेलिजेंट है, ये हमने किसके बेस पे बोला? कि उसके जो एग्जाम हुए उसके बेस पे बोला कि 5 गुना इससे इंटेलिजेंट है। या बोले कि इस पर्सन के जो मार्क्स आए हैं वो 100 में से 58 आए हैं और इस पर्सन के जो आए हैं वो 68 आए हैं। तो इससे हमें कंपेरिजन हो सकता है कि कौन किसका IQ लेवल ज़्यादा है, कौन इंटेलिजेंट है या कौन थोड़ा वीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं कि हम जो स्टैटिस्टिक है उसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स को लेके चलेंगे, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को लेके चलेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन या फिर अ पूल ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
स्टैटिस्टिक के दो तरह के पार्ट होते हैं, अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाम से ही क्लियर है, जिसके मतलब बहुवचन हम बोल देते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन। तो बहुवचन में क्या होता है कि हम जिसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्लूरल नाउन में स्टैटिस्टिक रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा। मतलब कि नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी होगी स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के तरीके से जो हमारी स्टैटिस्टिक होगी वो इस तरीके से होगी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी नंबर्स में होगी, न्यूमेरिकल डाटा में होगी। और जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ का स्टैटिस्टिक देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। हम हमारी इकॉनमी में पॉपुलेशन देखते हैं कि कितने लोग हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में, तो वो भी नंबर्स में काउंट होती है, तो वो भी प्लूरल सेंस में आ गई। फिर उसके बाद हम पब्लिक एक्सपेंडिचर देखते हैं, तो वो भी स्टैटिस्टिक में देखा जाता है कि कितने जो पब्लिक है वो एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर रही है, तो वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं हमारी जो प्लूरल सेंस। इसकी एक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि ऑल स्टैटिस्टिक आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक। ये क्या कहता है कि ऑल स्टैटिस्टिक इज डाटा, ऑल स्टैटिस्टिक इज डाटा बट ऑल डाटा इज नॉट स्टैटिस्टिक। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि एक काउ हैज़ 4 लेग्स, काउ हैज़ 4 लेग्स, तो ये स्टैटिस्टिक इज डाटा है या डाटा इज नॉट स्टैटिस्टिक है? ये डाटा है कि काउ की 4 लेग्स हैं, तो है भाई, हम क्या करें, सभी को पता है एक काउ की 4 लेग्स होती हैं, तो इसमें कोई बात, कोई एक इन्फॉर्मेशन वाली बात नहीं है, ये नॉर्मली डाटा है, ये डाटा है जो कि स्टैटिस्टिक नहीं है। अ काउ हैज़ 4 लेग्स, ये एक डाटा है, हम मानते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में है, लेकिन वो है, सबको पता है कि एक काउ की 4 लेग्स होती हैं, ये बताने वाली बात नहीं है, ये डाटा है लेकिन स्टैटिस्टिक नहीं है। स्टैटिस्टिक इसलिए नहीं है कि क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टैटिस्टिक वो होगी जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। लाइक हम बात करें, हम कंपैरिजन करें, मोस्टली जो स्टैटिस्टिक होते हैं उसमें कंपैरिजन किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक की बात करें तो कंपैरिजन के मोटिव से देखो, यहाँ पर क्या कहता है कि एक पर्सन है जिसकी जो हाइट है इंडिया में 6 फीट है, लेकिन जो नेपाल के लोग हैं, इंडिया की जो एग्जाम्पल ये बुक से ही लिया गया है, मैंने बुक से ही लिया है कि एक पर्सन है जिसकी हाइट 6 फीट है जो कि इंडिया का रहने वाला है, और दूसरा पर्सन है जिसकी हाइट 5 फीट है और जो कि नेपाल का रहने वाला है। तो इसमें देखो 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो अब 2 चीज़ों का जब कंपैरिजन होगा तो इसे हम स्टैटिस्टिक बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिक आर डाटा, ये तो डाटा तो है ही है, हमें पता ही है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक भी है क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, हम दोनों का रिलेशन देख रहे हैं, हम कॉरिलेशन देख रहे हैं इसके बीच में, इसका रिलेशन इससे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉरिलेशन भी बोल सकते हैं। तो मतलब कंपेयर करके देखना है हमें डाटा भी देखना है और वो स्टैटिस्टिक भी होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि सारे जो स्टैटिस्टिक होते हैं वो तो डाटा होंगे ही, क्योंकि डाटा को ही स्टैटिस्टिक बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल डाटा स्टैटिस्टिक कई बार नहीं होता। जैसे अ काउ हैज़ 4 लेग्स हमने बात की, या हम बात करें जैसे बुक से मैं एक और पढ़ के दिखाती हूँ आपको, क्या बोला गया, राम हैज़ 20 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, राम की जेब में 200 रुपीज़ हैं, तो है, हम क्या करें। तो इसमें सेकंड इसमें बोल रखा है डाटा विच आर स्टैटिस्टिक, ऊपर वाले भी दे रखा है कि एक पर्सन है जिसकी बर्थ रेट, इंडिया की जो बर्थ रेट है वो 18% है और यूएसए की जो बर्थ रेट है वो 8% है पर 1000 है। तो उस अकॉर्डिंग देखो दोनों में कंपेयर हो रहा है, इंडिया और यूएसए के बर्थ रेट में जो है वो कंपेयर हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक है जो कि डाटा है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एग्जाम्पल आप बुक से पढ़ लेना, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो फीचर्स ऑफ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन की फर्स्ट फीचर, अब हम प्लूरल नाउन कर चुके हैं। फर्स्ट फीचर इसमें क्या बोलते हैं कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या कहता है कि जो भी तथ्य है उनका एग्रीगेट है, एग्रीगेट मतलब टोटल, या हम बोल सकते हैं सम। ठीक है, सम होना या टोटल होना किसका, फैक्ट्स का, डाटा का, फैक्ट्स मतलब डाटा। ठीक है, डाटा का इकट्ठा होना, टोटल होना, तो उसका जो फैक्ट है वो प्लूरल नाउन में
देखो, इसमें जो एक सिंगल नंबर होता है उसे हम फैक्ट नहीं बोल सकते, उसे हम सॉरी, एक सिंगल नंबर होता है उसे तो हम फैक्ट बोलते ही हैं, लेकिन वो स्टैटिस्टिक के अंदर नहीं आता, वो डाटा के अंदर आ जाता है कि ये नॉर्मली डाटा है। उसको स्टैटिस्टिक में लाने के लिए उसे हमें टोटल करना होगा, उसका टोटल करना होगा। उसके बाद हमें उसकी एवरेजेस हम निकालते हैं, एवरेज निकालने के बाद एवरेजेस वही मीन मॉड मीडियन जो हम बात करते हैं, मीन मॉड मीडियन तीनों ही एम से होते हैं। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीडियन को एम से और मोड को जेड से। तो मीन मोड मीडियम हम एवरेजेस निकालते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं, कॉरिलेशन दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, एंड तक। ठीक है, जो हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं वहां तक हमारा जो स्टैटिस्टिक है हमें लेके जाता है अगर हमने टोटल किया है तो। इसीलिए कहते हैं कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, जितने भी हमारे पास डाटा है उनको टोटल करो, उसका सबमिशन करो, फिर ही जाकर हम क्या है अपने स्टैटिस्टिक की जो हमारी प्रोसेस है उसमें जा पाएंगे। इसलिए एग्रीगेट ऑफ डाटा इसकी सबसे फर्स्ट टर्म है। सेकेंड क्या बोलता है कि इट इज अ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है कि जो स्टैटिस्टिक होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। मतलब कि हमने पहले ही किया कि स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि हमने क्या है क्वांटिटी में बात करनी है, नंबर्स में बात करनी है, इसलिए बोलते हैं कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। मतलब जब भी हम बात करेंगे तो हम किसी भी की क्वालिटी नहीं लेंगे, क्वालिटी नहीं लेंगे, हम उसकी क्वांटिटी लेंगे। जैसे कि हम बात करें कि ये पर्सन उससे एक पर्सन है जिसकी फिट 6 इंच है और एक पर्सन सॉरी इंच नहीं, एक फिट है 6 फीट है और एक पर्सन है जो 5 फीट का है। तो हम उसके अंदर क्या है एक हम न्यूमेरिकली टर्म्स की बात कर रहे हैं। एक पर्सन है जिसने 100 में से 50 मार्क्स लिए, एक पर्सन है जिसने 60 लिए है। हम क्या है एक न्यूमेरिकल डाटा की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक होता है उसमें एक रीजनेबल एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। रीजनेबल एक्यूरेसी होगी, अच्छी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी, इसकी वजह से हमें क्या कलेक्शन अच्छी हो जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन पे हम अच्छा फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो स्टैटिस्टिक डाटा होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई गलती गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है मैनी। मल्टीप्लिसिटी मतलब कि बहुत सारी, मैनी हम बोल सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज मतलब कि जब भी कोई भी रीज़न निकलेगा, कॉज एंड इफेक्ट का हम कोई भी मेथड लगाते हैं तो हमें जो भी आंसर निकला उसके कारण बहुत सारे होंगे। इफेक्ट क्या निकला, आंसर हमारा क्या निकला कि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई। डिमांड बढ़ी है, हमने पहले ही किया। प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, लेकिन हमारी डिमांड क्या है, बढ़ी है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे प्राइस के कम होने से डिमांड क्या है, बढ़ गई। एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया डिमांड बढ़ने का कि हमारे सीजनल चेंजेस हो गए, डिमांड बढ़ गए। फॉर एग्जांपल हमारे वुलन के टॉप्स की, वुलन के टी शर्ट्स की, तो उसमें क्या हुआ कि सीजन बदल गया। पहले गर्मियाँ थी इसलिए वुलन की चीज़ें कोई खरीद नहीं रहा था। सीजनल चेंजेस हो गया, मतलब कि चेंज हो गया किस चीज़ में, हमारे सीजन में। मतलब कि हमारा जो है गर्मियों से सर्दियों की तरफ हम आ गए हैं, सर्दियों में शिफ्ट हो गए हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, तो हम क्या है डिमांड ऑफ द वूलन गुड्स क्या है, बढ़ जाएगी। सर्दियों की गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए डिमांड बढ़ गई। सेकंड आप बोल सकते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब कि हमारी जो चीज़ें हैं उसकी तरफ हमारा टेस्ट बढ़ गया है। पहले हम सिर्फ चाय पीना पसंद करते थे, एक दिन हमने कॉफ़ी पी, हमें कॉफ़ी पसंद आई, इसलिए हमने कहा कि क्या किया, हम कॉफ़ी की तरफ चले गए, चाय को छोड़ दिया, कॉफ़ी की तरफ चले गए। तो वो क्या है हमारी टेस्ट पे डिपेंड करता है। या फिर ये लगा लो कि आप हमेशा शर्ट पहनते थे, लेकिन एक बार आपने टी शर्ट पहन के देखी और आपको सभी ने कहा यार बहुत अच्छा लग रहा है, तो उससे क्या हुआ, आपका टेस्ट और प्रेफरेंस उस तरफ चला गया और आपने क्या किया, उस टी शर्ट को पहनना पसंद किया, आपने उस टी शर्ट को बार बार पहना, तो उससे क्या हुआ, आपकी डिमांड टी शर्ट की बढ़ गई। मतलब कि बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक चीज़ बढ़ती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया डिमांड का, आप किसी और चीज़ का भी ले सकते हैं। जैसे हम प्राइस का ही ले लेते हैं कि प्राइस बढ़ गया। प्राइस क्यों बढ़ गया, देखो प्राइस बढ़ने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में देखो जो भी चीज़ जिसकी सप्लाई कम होगी उसके प्राइस ऐसे ऊपर छू रहे होंगे आसमान को, तो इसलिए बोलते हैं सप्लाई के कम होने से प्राइस बढ़ते हैं। सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है, डिमांड। डिमांड के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। जब लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं किसी चीज़ की तो भी प्राइस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। या हम कहें कि हमारे जो वेज है, हमारी जो इनकम है, इनकम बढ़ गई।
इनकम के बढ़ने से भी हमारे जो प्राइजेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, जब भी हम इनकम ज़्यादा कमा रहे हैं तो इनकम हमारी किस चीज़ से आई, प्रॉफिट से आई। और प्रॉफिट हमारा कहाँ से आता है, प्रॉफिट हमारे ऐड होते हैं एक्सपेंडिचर में। हमारे हम जितने भी प्राइस जिस भी प्राइस में बेचते हैं, एक्सपेंडिचर में हमारे प्रॉफिट्स ऐड होते हैं। तो प्रॉफिट अगर बढ़ेंगे तो हमारी गुड्स के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद राइज इन टैक्सेस, टैक्स अगर बढ़ जाते हैं, टैक्स बढ़े हैं तो देखो वही एक्सपेंडिचर टैक्स होता है, अगर जितने ज़्यादा टैक्स होंगे उतनी ही महंगी चीज़ आपको मिलेगी। तो उस तरीके से टैक्स के बढ़ने से आपके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये रीजंस होते हैं। या इसमें एक और रीज़न आता है शॉर्टेज ऑफ पावर। पावर मतलब बिजली की कमी है, बिजली पर हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो इससे क्या है, हमारा जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ जाती है। तो ये रीजंस होते हैं। तो ये बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के बढ़ने या कम होने से या कोई भी रिजल्ट आने का सिर्फ एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं स्टैटिस्टिक में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि रिलेशन टू ईच अदर। अब रिलेशन टू ईच अदर क्या बोलता है, रिलेशन टू ईच अदर। अभी इसका एक और करेक्टरिस्टिक आती है, हमारे जो प्लूरल सेंस की हम बात कर रहे थे, प्लूरल नाउन इन स्टैटिस्टिक बात कर रहे थे, तो इसमें क्या कहता है कि रिलेशन टू ईच अदर से हमें रिलेशन करना पड़ता है। कैसे रिलेशन करना पड़ता है कि हम अगर देखें कि एक पर्सन ने 60 मार्क्स लिए, एक पर्सन ने 70 मार्क्स लिए, तो इन दोनों का एक दूसरे से अगर हम रिलेशन देखते हैं तो ये होता है हमारा स्टैटिस्टिक। अगर हम बात करें एक पर्सन रिच है और दूसरा पर्सन जो है वो पुअर है, ये भी कंपैरिजन तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, इसीलिए ये जो होता है वो स्टैटिस्टिक में काउंट नहीं होता है। न्यूमेरिकल डाटा को हम स्टैटिस्टिक बोलेंगे जब वो क्या है, आपस में कंपेयरेबल होंगे। कंपेयरेबल नहीं होंगे, जैसे हम बोले एक पर्सन की तो इनकम जो है उसकी 10,000 है, और एक पर्सन की इनकम की बात करें और दूसरे पर्सन के एक्सपेंडिचर जो है वो 5,000 है, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते हम। एक पर्सन की इनकम को और दूसरे पर्सन के एक्सपेंडिचर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें एक पर्सन की इनकम और दूसरे पर्सन की इनकम, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। एक पर्सन की इनकम और दूसरे पर्सन की एक्सपेंडिचर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टर्म्स अलग अलग होगी। एक चीज़ को ही दूसरी चीज़ के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एक टॉपिक आता है वो कहता है कि प्री डिटरमाइन पर्पस। स्टैटिस्टिक को जब भी हमें स्टैटिस्टिक करनी है, जब भी हमें कलेक्शन करना है किसी भी डाटा का, हमें डाटा कलेक्ट करना है, उसे एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेट करना है, या हमें कोई भी कंक्लूजन निकालना है, सीधी सी बात, हमें किसी भी बात का कंक्लूजन निकालना है, जब भी हम कोई भी प्रोसेस करेंगे तो उससे पहले हमारा प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम ये डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसी वजह से हमें पता चलेगा कि हमें ये डाटा कलेक्ट करना हमने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। तो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होगा, उसी के बाद ही हम अच्छे तरीके से उसे क्या कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, या हम एट द एंड कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड आता है इनुमिरेटेड एंड एस्टिमेटेड। अब देखो इनोमिरेटेड और एस्टिमेटेड जो होता है वो स्टैटिस्टिक के अंदर आता है, इसकी ये फीचर है। इनोमिरेटेड और एस्टिमेटेड का मतलब अलग अलग होता है। एस्टिमेटेड होता है नॉर्मली हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, या इतने लोग, हम फॉर एग्जांपल लगाओ कि हम एक पार्टी में गए, हमने वहाँ पे जाके कहा यहाँ पर तो 150 से 200 लोग हैं यहाँ पे, तो वो हमारा क्या है, एक एस्टिमेशन है। हमने बोला कि हाँ यहाँ पर 500 लोग हैं, तो वो हमारा क्या है, एस्टिमेशन है। हम कहीं शादी में गए, हमने वहाँ पर लोगों को देखा, हमने कहा यहाँ तो 2000 लोग हैं, तो वो हमारा एस्टिमेट है, हमने उन्हें गिना नहीं है, तो वो होता है एस्टिमेटेड। तो हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है वो इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक है वो एस्टिमेटेड पे भी बेस्ड होती है और इनोमिरेटेड पे भी बेस्ड होती है। अब बात आती है इनोमिरेटेड क्या होता है। इनोमिरेटेड मतलब कि हमें एक एक पर्सन को गिनना है, ठीक है, गिनना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, दिस इज काउंटेबल, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने पर्सन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यस हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और हमने एक एक पर्सन को गिना है, तो वो है इनोमिरेटेड, ठीक है। और अगर हम देखो 60 पर्सन को तो गिना जा सकता है, लेकिन एक क्लास में फॉर एग्जांपल 500 बच्चे हों, उनको गिना जा सकता है, हाँ हम गिन सकते हैं क्योंकि हमारी क्लास में हमारे पास रोल नंबर्स हैं। लेकिन एक शादी में हम गए, वहाँ कोई लोग आ गए, फिर वो चले गए तो दूसरे आ गए, फिर ऐसे आना जाना जो चला रहता है, इसलिए वहाँ पर क्या है, इनोमिनेटेड मेथड बहुत ही टफ हो जाता है। वहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है कि इतने लोग थे या इतने लोग आएंगे, तो इसीलिए इनोमिनेटेड और एस्टिमेटेड प्लूरल सेंस में आ जाता है कि प्लूरल मतलब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनोमिनेटेड और एस्टिमेटेड मेथड जो है यहाँ पर फॉलो किया जाता है। लास्ट हमारा एक आ गया कि जो हम कलेक्शन करेंगे,
कलेक्शन जो होगा वो इन अ सिस्टमेटिकल मैनर होगा, सिस्टमेटिकल मैनर। देखो हमने बात की प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक की। अब जो प्लूरल सेंस का स्टैटिस्टिक है उसमें जब भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, हमें डाटा को कलेक्ट करना है, तो डाटा को जब भी हम कलेक्ट करेंगे तो उसे एक सिस्टमेटिकल मैनर से करेंगे। ऐसे नहीं कि हम पहले कुछ और कर लें या बाद में कुछ और कर लें, जो भी हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है उसे हम एक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कि हमें पहले ये काम करना है, जब ये काम पूरा हो जाएगा फिर हमें सेकेंड काम की तरफ जाना है, फिर सेकेंड काम जब पूरा हो जाएगा फिर हमें थर्ड काम की तरफ जाना है। तो इस तरीके से मतलब एक ये सीरीज होती है कि हमें इस तरीके से जाना है। ऐसे नहीं कि हम सबसे पहले लास्ट वर्क को उठाएंगे, ऐसा नहीं, फिर सेकंड फिर फर्स्ट, ऐसे तो उल्टा काम हो जाएगा और उससे कोई भी कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूजन नहीं निकलेगा। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते अगर हम क्या है आगे पीछे ऐसे सीक्वेंस लेके नहीं चल रहे हैं। तो एक सिस्टमेटिकल मेथड होता है, उसी से ही हमें क्या है डाटा को कलेक्ट करना होता है। तो ये थे हमारे फीचर्स इन द प्लूरल नाउन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन की क्या चीजें होती हैं। प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग होना, सिंगुलर मतलब एक चीज होना। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू अ टेक्निक और अ मेथड। ये वो टेक्निक है या वो मेथड है जिससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब ये डाटा इस इतने जो टाइप्स के हमने डाटा किए कि हमने कलेक्शन करना है डाटा का, क्लासीफाई करना है, प्रेजेंटेशन करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेट करना है, तो ये कौन सा डाटा होगा, ये होगा क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डाटा, जो नंबर्स में जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा या फिर नंबर्स में जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो वो जो डाटा होगा वो हम एनालाइज करेंगे इन द सिंगुलर नाउन। इसमें अब देखो एक प्रोसेस चलती है, इसमें एक स्टेप होते हैं जिसकी वजह से स्टेजेस कह सकते हैं हम कि हमें चलना होता है, और हमारी जो सिलेबस है वो भी इसी वे से जाता है। देखो हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। थर्ड जो होता है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फोर्थ जो होता है वो हमारा होता है एनालाइज ऑफ डाटा। फिफ्थ जो हमारा लास्ट होता है वो होता है इंटरप्रिटेटिंग ऑफ डाटा या इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि सबसे फर्स्ट हमने कलेक्शन ऑफ डाटा किया है। क्लासिफिकेशन को ही हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनाइज करना है या क्लासीफाई करना है डाटा को। तो ठीक है, तो क्लासीफाइंग ऑफ डाटा या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब ये क्या होते हैं, देखो हम आगे एक चैप्टर करेंगे जिसमें हम सैम्पल मेथड और सेंसस मेथड को यूज़ करेंगे कि हमने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है। या तो हम सैम्पल उठा लें या फिर हम सारा जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं हम सभी चीज़ों को ही अलग अलग स्टडी करें, तो वो होता है हमारा सेंसस मेथड। ठीक है, तो हम सैम्पल या सेंसस से कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को हमें ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो इसमें हमारा होता है हम टेली बार्स लगा कर ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर एंड कट। फिर ऐसे मतलब टेली बार्स या एरे ऑफ डाटा, एरे भी इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम डाटा को प्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, हम टेबल्स बना सकते हैं, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है एनालाइज। एनालाइज हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम एवरेजेस निकालते हैं, एवरेजेस में हम मीन मॉड मीडियन निकालते हैं तो वो एवरेजेस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम कॉरिलेशन देखते हैं, रिग्रेशन देखते हैं, कॉफिशिएंट देखते हैं, ये आगे आपके सिलेबस में आने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन को हम बात करें तो इंटरप्रिटेशन होता है कंक्लूजन निकालना। तो कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, हम परसेंटेज का मैग्नीट्यूड करते हैं, जो भी परसेंटेज आया उसको मापते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं। एवरेजेस जो हमने निकाली उनको देखते हैं और उसकी जो डिग्री होती है उनके रिलेशनशिप को देखते हैं, वेरिएबल्स को देखते हैं, जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स आए हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हम सारा करते हैं। और अब इसकी जो बात है ये अगर आपको समझ आ गया तो वेरी गुड, बट नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि ये आने वाले चैप्टर्स में इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये था हमारा जो भी स्टेजेस होते हैं स्टैटिकल स्टडी के अंदर, स्टैटिकल टूल्स के अंदर, सिंगुलर मेथड में, सिंगुलर नाउन में, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको बुक शो की है। तो बुक में देखो एक आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ये एक हमारी प्रोसेस होती है जिस वजह से हम आगे अब हमारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। इसको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है जिसका नाम है कोपाई। कोपाई देखो, C for collection of data, O for organization of data, P for presentation, A for analysis and I for interpretation। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। कोपाई, कोपाई याद करते हो तो आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप +1 में हो तो आपके लिए ये नाम बहुत ही अजीब होंगे, क्योंकि आप लोगों ने कभी ऐसे नाम सुने नहीं होंगे या आपको बोलने में भी टफ लग रहे होंगे। तो इसलिए कोपाई, कोपाई से आपको याद आ जाएगा कि क्या आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का मेन टॉपिक जो हम कर रहे थे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसको हम आने वाली अदर वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट हमारी वीडियो में, जिसमें हम नेचर, सब्जेक्ट मैथड एंड द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पेपर में स्कोप आता है तो स्कोप में आपको तीनों को डिफाइन करना होता है। स्कोप में सिर्फ हम नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें नहीं लिखते हैं, स्कोप में ये तीनों ही टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लोगों न्यू है मेरे वीडियो पे, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।